आपको यकीन नहीं होगा पर पोकेमॉन के कैरेक्टर्स रियल लाइफ से लिए गए हैं। अपने कैरेक्टर्स के लगातार बढ़ते हुए कलेक्शन के साथ पोकेमॉन की अद्भुत दुनिया के अंदर कदम रखने के लिए ललचाना बड़ी आम बात है, लेकिन आपको ये देखकर बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से बहुत से प्यारे पॉकेट मॉन्स्टर्स हमारी अपनी दुनिया के असली जीवों से हूबहू मेल खाते हैं। पत्तियों से बने ड्रैगन से लेकर असल जीवन के टिड्डों तक। तो युवा ट्रेनर्स अपने पोकेबॉल लेकर तैयार हो जाओ, आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं कि असल जीवन में देखे गए कुछ ऐसे जीव जो पोकेमॉन की दुनिया के कार्बन कॉपी लगते हैं। पोकेमॉन की पहली पीढ़ी के एक अनुभवी पिटजी उन शुरुआती पोकेमॉन में से है जिससे होकर इस फ्रेंचाइजी के नए खिलाड़ी को होकर गुजरना पड़ता है। भले ही इसका नाम पिटजी हो, पर दोस्तों ये कबूतर जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता, बल्कि ये तो पासरिन परिवार में बाकी पक्षियों जैसा ज्यादा दिखाई देता है, जिनमें पिपेट्स, लार्क्स और स्पैरो शामिल हैं। पिटजी माजा गुलाब के स्तन वाली ग्रोसबीक की तरह दिखती है, जैसा कि 2019 में पोकेमॉन गो खिलाड़ी द्वारा साझा किया गया था। इस प्रभावशाली साइड बाय साइड स्नैप में दिखाई दे रहा है। भले ही ये पिजन जैसा ना दिखाई दे, पर इसमें पिजन जैसे बहुत सारे गुण दिखते हैं। जी हाँ, खासतौर पर इसकी होमिंग सेंस जो पोकेमॉन की नेशनल पिजी मेल सर्विस में उपयोग की जाती है, जहां पक्षी जैसे पोकेमॉन दुनिया भर में मेल और पार्सल ले जाते हैं। माना कि पिजी के नुकीले पंख वाले बालों के लिए कोई सटीक रियल लाइफ मैच नहीं है, लेकिन हमारे पास सच्चे दिखने वाले ऐसे हजारों पोकेमॉन आर्टवर्क हैं और ऑनलाइन फोटोशॉप्स हैं जिससे हम अपनी आंखें सेक सकते हैं। बरखुरदार, हम इससे तब तक काम चला लेंगे जब तक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग उस पॉइंट तक ना पहुंचे जहां ये पोकेमॉन असल चीज ना बन जाए। जबकि पिटजी यकीनन बहुत ही प्यारा है, पर वहाँ कुछ ऐसे भी पोकेमॉन हैं जो इसके बिल्कुल उलट हैं। अब जैसे कि ये अर्बॉक मैडम, ये वो जहरीली प्रकार की नागिन पोकेमॉन है जिससे सामना करने पर हर एक ट्रेनर की पेन गीली हो जाती है भैया। जबकि अर्बॉक के अलग निराले चमकीले बैंगनी रंग के स्केल्स से पोकेमॉन ब्रह्मांड में सबसे अलग बनाते हैं, पर इसका डिजाइन बहुत ही रियल लाइफ सांपों से प्रेरणा लेता है, खासकर इस भारतीय कोबरा से। और तो और ये अर्बॉक नाम भी कोबरा को ही तोड़ मरोड़ कर बनाया गया। अर्बॉक के उलट भारतीय कोबरा आमतौर पर टैन, भूरे या हरे रंग का होता है, जिससे सोच समझ कर शिकार करने में इसे काफी मदद मिल सके। हालांकि इन दो फिसलने वाले साथियों के बीच अभी भी कई शारीरिक समानताएं। सबसे खास समानता इसकी खतरनाक दिखने वाली वो हुड है जो उनके सिर के किनारे से बाहर निकलती है, जिस पर दुश्मनों को चौंकाने के लिए बोल्ड पैटर्न बने होते हैं। अर्बॉक और भारतीय कोबरा दोनों ही बहुत ही टेरिटोरियल हैं, जो कि जहर से लबरेज लंबे नुकीले दांतों से घुसपैठियों पर प्रहार करते हैं। हालांकि अर्बॉक के पास कोबरा की सिर्फ ये जहरीली प्रकृति ही नहीं है, बल्कि ये विरोधियों को लपेटकर उन्हें हराने की क्षमता भी रखता है, ठीक उसी तरह जैसे एक असल जीवन का अजगर या बोआ कंस्ट्रक्टर करता है। जबकि अर्बॉक के डिजाइन के पीछे की ज्यादातर प्रेरणा असल जीवन में पाई जा सकती है। इसकी एक और क्षमता जो लेजेंड की दुनिया से आती है वो है इस कोबरा पोकेमॉन की चमचमाती नजर से घूरना, जो दुश्मनों को पैरालिसिस तक दे सकती है। ये मूव लेजेंडरी बेसिलिस्क से प्रेरित होकर माना जाता है कि लोगों को अपने घातक घूरने से फ्रीज करने या मारने की क्षमता रखना। यहाँ मैं फोटोशॉप को धन्यवाद दूंगा जिसकी वजह से हम इसकी एक झलक प्राप्त कर पाए हैं कि असल में ये अर्बॉक कैसा दिखाई देगा, ठीक उसी तरह जैसे इसे इमेज की हेर फेर वाली प्रतियोगिता साइट वर्थ 1000 पर साझा किया गया था 2000 के दशक की शुरुआत में। और जबकि हमारी वास्तविक दुनिया में कुछ सुंदर दिखने वाले सांप हैं, पर मैं खुद को ये दुआ करने से नहीं रोक पाता कि एक ऐसा ही बैगनी मॉन्स्टर मेरे पास एक पालतू जानवर के रूप में मौजूद हो। एक खूंखार रेप्टाइल से दूसरे तक जरा इस क्रोकोडाइल नाम के पोकेमॉन को देखिए। ये ग्राउंड डार्क वाला जीव हमारे असली मगरमच्छ की कार्बन कॉपी जैसा दिखाई देता है। असल जीवन में किसी भी मगरमच्छ के उलट क्रोकोडाइल के पास एक मोटा मैरून रंग का शरीर, काली पीठ और सफेद पेट होता है। इसके बाहरी रंग निश्चित रूप से असामान्य है, पर इसका असली जीवन के एक विशेष मगरमच्छ से बहुत करीबी संबंध होता है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ज्यादातर मगरमच्छों में क्रोकोडाइल की जैसी ये छोटी थूथन आम नहीं है, पर ये भारत और नेपाल में पाए जाने वाले रेयर टाइप के मछली खाने वाले मगरमच्छ घड़ियाल के जैसी है। ये बड़े हुए थूथन वास्तविक दुनिया के रेप्टाइल को पानी में पैंतरेबाजी करने और घातक गति की और सटीकता के साथ मछली पर झपटने की अनुमति देते हैं। और तो और पुरुष घड़ियाल के थूथन के अंत में एक ढेलेदार लंप भी होता है, जिसका उपयोग वे होने वाले साथी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से एक हिसिंग आवाज निकालने के लिए करते हैं। इंसान के कब्जे जमाने, शिकार और ज्यादा मछली पकड़ने के लिए चलते हुए हैबिटेट के नुकसान के कारण अभी वर्तमान में घड़ियाल प्रजाति को गंभीर रूप से खतरा माना जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि अभी फिलहाल लगभग 650 एडल्ट घड़ियाल बच्चे हुए हैं, जिनकी एक सदी से भी कम समय में जनसंख्या 98% की चौंकाने वाली कमी आई है। जबकि क्रोकोडाइल पोकेमॉन फ्रेंचाइजी के अंदर हमेशा के लिए जीवित रहेगा। आशा करते हैं कि महान घड़ियाल अपने अस्तित्व के लिए अपनी लड़ाई जीत जाए भाई।
सबसे लोकप्रिय स्टार्टर पोकेमॉन में से एक बुलबासौर के लिए कई प्रशंसकों के दिल में खास जगह है। इसके शरीर के संदर्भ में बुलबासौर की असल दुनिया की प्रेरणा ढूंढना जरा सा मुश्किल है, क्योंकि इसकी डिजाइन साफ तौर से विभिन्न जानवरों के मिश्रण से प्रेरित है। बुलबासौर का मुंह चौड़ा और चौड़ी आंखें अनुरान परिवार की खास विशेषताएं हैं, जिसमें मेढक और टोट शामिल है, जबकि इसका खोल जैसा बल्ब कछुओं की याद दिलाता है। बुलबासौर की पीठ का प्यारा हुस्टल छोटे कछुए की तरह दिखने वाला वो खोल ये सवाल उठाता है, क्या ऐसे कोई एक्चुअल जानवर है जो अपने शरीर पर पौधा उगा सकते हैं? अरे नहीं यार, ये फोटोशॉप मेंढक लहसुन लौंग वाला कॉम्बो नहीं है बे। इसका जवाब है हाँ, ये है। ये खूबसूरत कोस्टा सिएला कुरोशिमा जैसे आमतौर पर लीफ शीप के रूप में जाना जाता है। जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के पास पानी में पाए जाने वाले समुद्री स्लग की एक प्रजाति है, जबकि बुलबासौर अपनी पीठ पर सिर्फ एक आइकॉनिक बल्ब को रखता है। पर शीप लीफ के पास अपने छोटे शरीर को ढकने वाली हरियाली का एक पूरा कोट होता है। इनफैक्ट लीफ शीप ऐसे बहुत कम मल्टी सेल्यूलर जीवों में से एक है जिसमें पौधों की तरह ही फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है। ये माइक्रोस्कोपिक लीफ शीप पानी में हरी एल्गी पर चलते हैं और क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाने जाने वाली प्लांट सेल्स को हासिल करते हैं। इसके बाद ये इन क्लोरोप्लास्ट को अपने बड़े हरे पत्ते जैसे उपांगों में इकट्ठा करते हैं। सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के लिए जो इन छोटे स्लग को भोजन की जरूरत के बिना ही महीनों तक जिंदा रहने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया को क्लेप्टोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है। ग्रीक शब्द क्लेप्टो का ट्रांसलेशन जिसका मतलब है चोर और प्लास्टी जैसा कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि वे देखने में लीफ शीप से अलग दिखते हैं। पर बुलबासौर को वो पिछला बल्ब ही इसकी शक्तियों का स्रोत देता है। सिंथेसिस स्मार्ट इसके ऐसे मूव के साथ ये पोकेमॉन फोटोसिंथेसिस के बराबर ताकत के साथ ऐसा लगता है जैसे कि बुलबासौर हमारे समुद्री स्लग वाले दोस्त के साथ जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मेल खाता है। जबकि बुलबासौर पोकेडेस्क में लिस्टेड पहला पोकेमॉन हो सकता है, पर वहां कुछ ऐसे पोकेमॉन भी हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे लाखों सालों से पोकेमॉन की इस दुनिया में घूम रहे हैं। पोकेमॉन की दुनिया में प्री हिस्टोरिक पोकेमॉन के फॉसिल्स ऐसे आइटम्स हैं जिनका उपयोग खिलाड़ी खुद को जिंदा पोकेमॉन में बदलने के लिए कर सकते हैं। ऐसा ही एक फॉसिल पोकेमॉन काबूटो है, जो एक रॉक वाटर प्रकार है जिसे डोम फॉसिल से रिवाइव किया जा सकता है। इन गेम कहानी बताती है कि काबूतो तकनीकी रूप से विलुप्त हो चुके उन वर्जन से अलग है जो मूल रूप से 300 मिलियन साल पहले पनपे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा अतीत पूरी तरह से फिक्शन में ही मुमकिन है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि काबूतो की प्रेरणा बहुत ही रियल नेचुरल हिस्ट्री से ली गई है। बस फर्क इतना है कि हमारे वास्तविक दुनिया के इसके हमशक्ल कभी विलुप्त नहीं हुए। काबूतो का वास्तविक दुनिया का रिश्तेदार हॉर्सशू केकड़ा है, जिसे भी लिविंग फॉसिल के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जो कम से कम 445 मिलियन सालों से बिना बदले लगभग पूरी तरह से अस्तित्व में है। डायनासोर के अस्तित्व में आने से भी बहुत पहले। लगभग कबूतरों के जैसे दिखने वाले इन हॉर्सशू क्रैब को एक कठोर हेलमेट जैसे खोल में रखा जाता है, जो कि नीचे की ओर उसके कई पैरों और पिंजरों को छुपाता है। हैरानी की बात यह है कि हॉर्सशू क्रैब असल में केकड़ा नहीं है, बल्कि इनका मकड़ियों और बिच्छुओं से ज्यादा करीबी संबंध है। और प्री हिस्टोरिक दिखने वाले क्रिएटर्स की बात करें तो कबूतों उस विशाल आइस स्पॉट से गहरी समानता रखता है, जिसे दुनिया भर में ठंडे गहरे पानी में पाए जाने वाला एक विशाल क्रस्टेशियन कहते हैं। काबूतों की लाल आंखें इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक हैं, और आई स्पॉट भी यही करता है। वो भी गंभीर रूप से डरावनी आंखें रखता है, जो कि शुक्र है कि लाल नहीं है। अब और ज्यादा खौफनाक क्रॉलीज पर चलते हैं, और आपको इसका सामना करने के लिए कुछ बेहद मजबूत पोकेमॉन की जरूरत होगी। ये फाइटिंग बग टाइप हेराक्रॉस जापानी राइनोसोरस बीटल, जो उनकी अविश्वसनीय ताकत के लिए जाने जाते हैं, उनसे कई सारी समानताएं रखता है। उनके साइज को देखते हुए ये राइनोसोरस बीटल प्लेनेट पर सबसे मजबूत जानवरों में से एक है। ये अपने शरीर के वजन से लगभग 100 गुना अधिक वजन उठाने की ताकत रखता है, जो लगभग 7 रेफ्रिजरेटर उठाने वाले इंसान के बराबर होगा। अपने नाम के अनुसार नर राइनोसोरस बीटल में उनके सिर पर हेराक्रॉस की तरह ही एक अनोखा और अजीब सा सिंग भी होता है, जिसका उपयोग वो अपने कॉम्पिटिटर्स को संभोग वाली जगहों पर से दूर भगाने के लिए करता है, जो आमतौर पर पेड़ों में होते हैं। मैं तो भैया आमतौर पर अपने रोमांटिक कॉम्पिटिटर को दिमाग की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ, लेकिन हर बार मैं ही हारता हूँ। पर जब मेगा एवोल्यूशन मोड ऑन किया जाए, जहाँ आंकड़े अस्थायी रूप से बढ़ाए जाते हैं, तो इस मेगा हेराक्रॉस के फीचर्स मानो जैसे हरक्यूलिस बीटल पर ही आधारित हो। ये हरक्यूलियन कीट ने इस लड़ने वाले जीव के नाम की प्रेरणा में भी काम किया। हेराक्लेस हरक्यूलिस के ग्रीक देवता बराबर हैं। अब मिली ना आपको इसकी सच्ची वाली पूरी नॉलेज? अरे थैंक यू, कोई बात नहीं है यार। एनीमे में ब्रॉक के सबसे भरोसेमंद पोकेमॉन के सेकेंडरी कैरेक्टर में से एक क्रोगंग भी एक असल दुनिया के खूंखार प्राणी से हुबहू तगड़ा मेल खाता है भाई, जो है जहरीला डांट मेढक। जानवरों के साम्राज्य के इस रंगीन चरित्र ने शिकारियों को दूर रखने के लिए एक बड़ी चेतावनी संकेत के रूप में अपना ये बोल्ड बाहरी रूप विकसित किया है। एक ऐसी चाल जिसे अपासमोटिज्म के रूप में जाना जाता है, जबकि असली जहरीले डांट मेढक लंबाई में लगभग सिर्फ 1 से 2 इंच तक बढ़ते हैं। वे मनुष्यों को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी त्वचा में पर्याप्त शक्तिशाली टॉक्सिन पदार्थों को संजोए हुए हैं। अब जैसे कि गोल्डन जहर
डार्ट मेढक 10 एडल्ट पुरुषों को मारने के लिए काफी जहर पैदा करता है। 2022 की शुरुआत में जहर से लड़ने वाले एकमात्र पोकेमोन के रूप में क्रोगंग सबसे अच्छे डिफेंसिव पोकेमोन में से एक नहीं है, लेकिन जब हमलों की बात आती है तो ये सबके छक्के छुड़ा देते हैं। जबकि असल दुनिया का नीला जहर डार्ट मेढक सच में किसी भी डार्ट्स या कोई भी स्ट्रिंगर्स को शूट नहीं करता, लेकिन क्रोगंग अपने खुद के जहरीले स्टिंग मूव के साथ उस निराशाजनक असलियत की भरपाई कर देता है जिसमें उसका एक जहरीला बार्ब अपने दुश्मन पर वार करता है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये असली जहरीले डार्ट मेढक के लिए कूल ताकत होगी या सिर्फ भयानक, जो दूर से जहरीले प्रोजेक्टाइल के साथ दुश्मनों को मारने में सफल होंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसे सिर्फ कार्टून तक ही सीमित रखना चाहूंगा मेरे भाई। जबकि क्रोगंग समेत एक टीम निश्चित रूप से ट्रेनर्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये अगला क्रिएटर पोकेमॉन को भी पोक करता है। इसके अपीयरेंस से ही आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि ये पिगी पिग एक वुड पैकर पर आधारित है, लेकिन जरा इंतजार करके जब तक आप ये ना देख लें कि ये पोकेमॉन असल में एक खास रियल लाइफ प्रजाति के ज्यादा करीब कैसे दिखता है। पायलेटेड वुड पैकर पूरे उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा वुड पैकर है और इसका रंग लार्जर देन लाइफ है। पायलेटेड वुड पैकर और पिगी पिग दोनों में एक आग सा लाल ताज है और उनके चेहरे और स्तन के चारों तरफ सफेद निशान होते हैं। साथ ही ये दोनों ज्यादातर काले पंखों से ढके होते हैं। पिगी पिग पेड़ों में छेद करने के लिए 1 सेकंड में 16 बार लगातार चोंच मार सकता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ज्यादातर रियल लाइफ के वुड पैकर इससे कोई ज्यादा तेजी से काट सकते हैं। वुड पैकर की गर्दन की मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत होती हैं, जो प्रति सेकंड 20 पेग तक की शक्ति देती हैं और एक फोकस्ड पायलेटेड वुड पैकर लगभग 2 घंटे के अंदर ही 6 इंच की गहराई तक के 2 छेद खोद सकता है। मुझे यह 6 इंच का वुड पैकर कभी इतना प्रभावशाली नहीं लगा भाई। छोटे मियां, तुम तो गोली जैसी तेजी से काम करते हो। दोस्तों, आप पोकेमॉन के नाम से उसकी रियल लाइफ की असली इंस्पिरेशन का पता लगा सकते हैं और कोई एक्सेप्शन नहीं है। ज़िगज़ैगून के नाम और उसके बैंडिटो नकाबपोश रूप से ही पता चलता है कि ये एक रैकून पर आधारित है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है क्योंकि ये जापानी रैकून कुत्ते के साथ भी कई समानताएं दिखाता है। आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे नामों और एक जैसा दिखने के बावजूद रैकून और रैकून कुत्तों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। रैकून कुत्ते कैनिड परिवार से हैं जिसमें लोमड़ियां, कुत्ते और भेड़िया आते हैं, जबकि रैकून खुद प्रोसियोनिड परिवार से आता है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, जिनमें किंगजो और ओलिंगोइटो जैसे मजेदार नाम वाले जानवर शामिल हैं। तनुकी के नाम से मशहूर इन जापानी रैकून कुत्ते ने प्राचीन काल से ही लोक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि तनुकिस असली होते हैं पर उनके पास जादू की प्रतिष्ठा भी है, बिल्कुल कुछ पोकेमॉन की तरह। किंवदंतियों का कहना है कि अगर आप जापानी फॉरेस्ट लैंड में घूमते हैं और संगीत सुनते हैं तो आप एक तनुकी को उसके जादुई पेट पर ढोल पीटते हुए सुन सकते हैं, जिसका उपयोग वो लोगों को लुभाने के लिए तब तक करता है जब तक कि वो जंगल में खो नहीं जाते। ज़िगज़ैगून के पास जोखिम भरे बेली ड्रम मूव वाली अपनी खुद की बेली बैशिंग काबिलियत होती है, जो एचपी का त्याग करते हुए यूजर के हमले की ताकत को दोगुना कर देता है। काश हमारे पेट को नखाड़ी की तरह पीटना हम इंसानों को भी मजबूत बना देता, तो भैया वॉर का सारा जीन ही पलट जाता। अब एक और प्यारे दोस्त ब्लॉन्ग पर नए पिल्लों में से एक को नमस्ते कहें। 2019 में याम्पर को आधिकारिक तौर पर 835 पोकेमॉन के रूप में रिवील किया गया था और इसने सच में अपने मनमोहक रूप से ट्रेनर्स का दिल जीत लिया था भाई। आपको यकीन नहीं होगा पर याम्पर इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त एक पिल्ले या साफ साफ कहूं तो एक वेल्श कॉर्गी से ही प्रेरित था। याम्पर का असल दुनिया से संबंध काफी शाही मामला है, क्योंकि भैया आपको पता है कि ये वेल्श कॉर्गिस किसकी फेवरेट डॉग ब्रीड थी? जी हाँ, क्वीन एलिजाबेथ II की। हालांकि याम्पर के ब्रिटिश कनेक्शन वहीं पर नहीं रुकते, क्योंकि ये स्वॉर्ड एंड शील्ड के गला क्षेत्र में एक बहुत ही लोकप्रिय हेयरिंग पोकेमॉन है जो खुद यूनाइटेड किंगडम के अलावा किसी और से प्रेरित नहीं था। बहुत बढ़िया। ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के रूप में जनरेशन 1 में पेश किए गए शैनशू को उसके जहरीले पंजे के लिए जाना जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल लाइफ की कुछ प्रजातियां काटते वक्त एक न्यूरोटॉक्सिक जहर को फैलाती हैं। हालांकि इसके श्रू फोकस नाम के बावजूद शारीरिक रूप से शैनशू की असल जीवन की कार्बन कॉपी सुंडा पेंगुलिन के रूप में दिखती है। ये अजीबोगरीब जीव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जा सकते हैं और शैनशू के सख्त पीले रंग की खाल को साझा करते हैं, जो हमारे वास्तविक दुनिया की जीव में 1000 से अधिक कठोर केराटिन स्किल से लैस होते हैं, जो उन्हें खतरनाक शिकारियों से बचाते हैं। खतरे में होने पर शैनशू और पेंगुलिन खुद को बचाने के लिए एक गेंद में घुस जाएंगे। वो सिर्फ अपनी हार्ड स्किल्स बैक ही दिखाएंगे, जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि इसमें घुसकर हमला करना तकरीबन नामुमकिन सा है। सभी विभिन्न श्रेणियां जैसे पोकेमॉन की दुनिया में लाया जा सकता है, उनमें आइस टाइप सबसे रेयर है और माना कि शैनशू का अलोलन वर्जन एक इग्लू की तरह लग सकता है, पर ये अगला पोकेमॉन आपको सर्दियों के वंडरलैंड में घूमने के लिए प्रेरित करेगा। जनरेशन 2 में पेश किया गया डेलीबर्ड एक बर्फ और उड़ने वाला एक दोहरा पोकेमॉन है। बहुत सारे खिलाड़ी ये नोटिस करने में विफल रहते हैं कि ये छोटे साथी एकदम पेंगुइन जैसे दिखते हैं, मतलब धूप में झुलसे हुए पेंगुइन। खास तौर से डेलीबर्ड की बनावट की प्रेरणा रॉक हॉपर पेंगुइन से आती है, जो एक ऐसी प्रजाति है जिसके वो अनोखे सर के बाल को दक्षिणी हेमिस्फीयर में समुद्री तटरेखाओं पर देखे जा सकते हैं। हालांकि एक आश्चर्यजनक ट्विस्ट में डेलीबर्ड का लाल और सफेद रंग और दाढ़ी जैसी छाती की परत को नॉर्थ पोल सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान सेंटा क्लॉज से लिया गया। डेलीबर्ड अपनी बोरी जैसी पूंछ जिसे वो अपने हाथों में रखता है उसके कारण डिलीवरी और
बर्ड का एक कॉम्बिनेशन है और ये उपहार देने की उसकी क्षमता भी रखता है। सेंटा की तरह ऐसा लगता है कि डेली बर्ड की अपनी बहुत शरारती और अच्छी लिस्ट भी है, क्योंकि इसके सिग्नेचर मूव प्रेजेंट में कॉम्पिटिटर के खिलाफ नुकसान से निपटने या अपने अधिकतम एचपी के 1/4 के लिए इसे ठीक करने का पूरा मौका देते हैं। अब बर्फ से समुद्र तक चलते हैं, क्योंकि वाटर टाइप पोकेमॉन पोकेडेक्स में लगभग 20% एंट्रीज के जिम्मेदार हैं, जिससे वे सभी में सबसे कॉमन टाइप बन जाते हैं। ये सच में आश्चर्यजनक नहीं है, ये देखते हुए कि हमारी रियल दुनिया के महासागर अजीब दिखने वाले क्रिएटर्स को पूरी मेजबानी से भरे हुए हैं और यहाँ पोकेमॉन के लिए प्रेरणा असीम है, जैसे ड्रैगन और एलजी के कंबाइन नेम के साथ। पॉकेट मॉन्स्टर ड्रैगल एक अजीब पर बिल्कुल असल दुनिया के प्राणी के जैसा है, जिसे वीडी समुद्री ड्रैगन के रूप में जाना जाता है। सीहॉर्स से संबंधित वीडी समुद्री ड्रैगन न सिर्फ ड्रैगेलजी के काल्पनिक गुलाबी और बैंगनी रंग से मेल खाता है, बल्कि ये इसके शरीर से निकलने वाले पत्तों जैसे उपांगों को भी अपनाते हैं। वेडी सी ड्रैगन पत्तेदार समुद्री ड्रैगन से भी जुड़े हुए हैं। एक और भी ज्यादा अजीब और छलने वाला प्राणी जो एलजी के साथ घुल मिलकर शिकारियों से छिपाने के लिए अपनी घास जैसी लुक का उपयोग करता है, जैसे कि ड्रैगेलजी करता है। जमीन पर पाए जाने वाले लकड़ियों और पत्तियों के कीड़ों की तरह ये सब आसपास के हैबिटेट के साथ ब्लेंड करने के बारे में है। और पता है मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या हो अगर भविष्य में इंसान भी आसपास के हैबिटेट से ब्लेंड होने के लिए विकसित हो जाए। बस दुआ करो कि कभी ऐसा ना हो, है ना। असल जीवन में जानवरों की तरह वहाँ कुछ पोकेमॉन भी हैं जिनकी जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर काफी वेरिएशंस हैं, जैसे कि ये शेलोस। और जबकि इस वाटर टाइप पोकेमॉन के दोनों रूप काल्पनिक लग सकते हैं, लेकिन असल में एक असली जीव है जो डिट्टो इनके जैसा ही दिखता है। नोडीब्रांचिया, जिसे आमतौर पर समुद्री स्लग के रूप में जाना जाता है, अक्सर अपने असाधारण रंगों और पैटर्न के लिए फेमस नरम शरीर वाले समुद्री जीवों के लिए ग्रुप टर्म है। समुद्री घोंगे की तरह शेलोस की अपीयरेंस काफी हद तक बदल जाती है। डिपेंड करता है कि वो पानी के नीचे किस वातावरण में रह रहा है। जबकि शेलोस के सिर्फ 2 ही प्रकार हैं, पर रिकॉर्ड पर समुद्री स्लग की लगभग 3000 प्रजातियां हैं, इसलिए एकदम नेचुरल लगता है कि वहां कुछ जुड़वा किस्में हैं जो इस बहुरंगी पोकेमॉन के साथ मेल खाती हैं। वेस्ट सी शेलोस हाइप्सिलोडोरस ब्लॉकी के साथ बहुत सारी शारीरिक विशेषताओं को शेयर करता है, जिसमें इसके गुलाबी और पीले रंग के साथ साथ इसके शरीर से सेम शेप के प्रोटूशियंस भी शामिल हैं। इस बीच ईस्ट सी शेलोस का नीला शरीर क्रोमोडोरस लोची के जैसा है। शेलोस की तरह समुद्री स्लग की इस प्रजाति में एक अनोखी धारीदार फ्रिल होती है जो इसके ऊपरी शरीर को इसके अंडाबेली से अलग करता है। साथ ही नीला होने के साथ इसके भी 2 छोटे एंटीना होते हैं। किसने सोचा होगा कि एक स्लग इतना अजीब तरह से मनमोहक भी हो सकता है। जबकि हम भटक रहे हैं भैया, आइए इस अगले विचित्र पोकेमॉन के लिए प्रेरणा खोजने के लिए और गहरा गोता लगाते हैं। जबकि ये खुद कोई वाटर टाइप नहीं है, पर हमारे पास आकार बदलने वाले पॉकेट मॉन्स्टर डिट्टो के लिए भी असल जीवन में उनके जैसा दिखने वाला एक जीव है जो गहरे समुद्र में पाया जाता है। जबकि डिट्टो की आकार बदलने की क्षमताएं इसके सबसे उपयोगी हथियारों में से एक है, वहीं इसके वास्तविक जीवन के जुड़वा ब्लॉबफिश के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जनाब। जबकि गंग का ये जिलेटिनस टीला बिल्कुल डिट्टो जैसा दिखाई देता है। ये पता चला है कि ये तो असल में एक नेचुरल ब्लॉबफिश जैसा भी नहीं दिखता, क्योंकि ब्लॉबफिश पानी के ऊपर कुछ इस तरह दिखाई देती है, अपने आप हैबिटेट में जो समुद्र की सतह से 2000 से 4000 फीट नीचे है। वहाँ का हाई प्रेशर ब्लॉबफिश को लगभग एक नियमित बिना भुलाए पफरफिश की तरह ज्यादा दिखता है। डिट्टो के आकार बदलने के स्किल को एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी जोड़ा जा सकता है, जिसे अमीबा कहते हैं। अमीबा आमतौर पर पानी में पाए जाने वाले सिंगल सेल वाली जीव है और डिट्टो की तरह ही अमीबा में भी खुद को बढ़ाकर या घटाकर अपना आकार बदलने की क्षमता होती है। पर ये जीव उस डिट्टो या किसी भी जिंदा प्राणी की सटीक प्रकृति में बदलने की क्षमता से मेल नहीं खाते। माना कि पृथ्वी पर किसी भी जीव के पास ठीक वैसा ही प्यारा भद्दा रूप और क्षमता नहीं है, पर इसके फैंस ने इस पोकेमॉन के सिलिकॉन मॉडल बनाए हैं जो एकदम ऐसे लगते हैं। अब समझ नहीं आता कि इस रूप की तारीफ करूं या बेइज्जती। अब आते हैं पानी की सतह के एक आखिरी पड़ाव पर। एलो मोमोला को खुले समुद्र में रहने वाले पोकेमॉन की 5वीं पीढ़ी के रूप में पेश किया गया। ज्यादातर मछलियों के उलट अलो मोमोला में एक सही टेल फिन की कमी होती है और इसके अनूठे आकार का मतलब है कि इस वाटर टाइप को अपने बड़े डोर्सल पंखों का उपयोग करके तैरना पड़ता है, जबकि पूंछ के बिना एक मछली अविश्वसनीय लग सकती है। पर एलो मोमोला की अपीयरेंस मोला मोला पर आधारित है, जिसे विशाल महासागरीय सनफिश के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 6 फीट लंबी होती है। अपने नाम के अनुसार सनफिश अपना बहुत सारा समय समुद्र की सतह पर बिताती है। वो खाने के बाद स्वादिष्ट जेलीफिश की तलाश में गहराई से गोता लगाने के बाद अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सूरज की किरणों का आनंद लेती है। एक लड़ाकू से ज्यादा एक प्रेमी के रूप में अल्मोमोला के पास अपना तरीका है जो कमजोर या घायल पोकेमॉन को ठीक करने, उन्हें वापस किनारे पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। अच्छा, तभी इसको इतने बड़े दिल की शेप दी गई है, वाह। फेमस चार्जर्ड की एवोल्यूशन रेखा में पहला पोकेमॉन कुछ स्टार्टर पोकेमॉन चार्मेंडर के रूप में लोकप्रिय है। शारीरिक रूप से चार्मेंडर पूरे उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले एक लाल धब्बेदार न्यूट के साथ बहुत सारी विशेषताओं को साझा करता है। अपने चमकीले नारंगी रंग के कारण लाल धब्बेदार न्यूट चार्मेंडर के लिए एक डेड रिंगर है, लेकिन अपीयरेंस में समानताएं खत्म हो जाती हैं। न्यूट्स जो नम फोलियाज रिच वातावरण पसंद करते हैं, उसके उलट चार्मेंडर गर्म पहाड़ी क्षेत्रों में पनपता है, जबकि चार्मेंडर न्यूट्स के साथ अपनी अपीयरेंस साझा करता है। पर इसका यह अजीब नाम
छिपकली जैसे दिखने वाले एम्फीबियन सैलमेंडर से आता है, वो जीव जिसका लोक कथाओं में एक सॉलिड बैकग्राउंड है। सैलमेंडर के मिथिकल वर्जन की तरह जो प्राचीन यूरेशियन और अरब किंवदंतियों में बोली जाने वाली कहानी है। चार्मेंडर का आग के साथ भी एक मजबूत मौलिक संबंध है। ये सच में आग की लपटों के अंदर रह सकता है। इसके नाम के बावजूद अगर आप एक रियल सैलमेंडर की फ्लेम पावर्स को उसे आग में रखकर जगाने की कोशिश करते हैं तो आपको इस एम्फीबियन की बस एक सस्ती क्रिस्प डेड बॉडी मिलेगी भाई। इसलिए उस काम को चार्मेंडर पर ही छोड़ दीजिए। अब एक और फायर स्टार्टर पर चलते हैं। फेनिकिन को पहली बार छठी पीढ़ी के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, और जब आपको लगता होगा कि ये बड़े बड़े कान और झाड़ीदार पूंछ सिर्फ कार्टून की दुनिया में ही मुमकिन है तो आप गलत होंगे। ये रही एक फेनिक लोमड़ी जो प्यारी छोटी फेनिकिन के लिए रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। उनके पोकेमॉन हमशक्ल की तरह फेनिक लोमड़ियां भी गर्मी को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। वे अरावा, नेगेव और सहारा रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं, जहां वे दिन के दौरान अपने बिलों में सोते हुए शांत रहते हैं और फिर अंधेरे की आड़ में अपना शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके बड़े कान वाले वास्तविक दुनिया की कॉपी के अलावा ये फायरी फेनिकिन पोकेमॉन जापानी लोक कथाओं में और लोमड़ी की आत्मा किस्ट्यून्स की कथा से प्रेरित है। फेनिकिन की तरह किस्ट्यून एक लोमड़ी जैसा प्राणी है जिसके पास असाधारण कौशल है, जिसमें आग उगलने की क्षमता भी शामिल है। ये फायर टाइप पोकेमॉन की आग उगलने की क्षमता के जैसा ही है, जो फायर मूव्स को बढ़ाता है और साथ ही विरोधियों को डराने के लिए 390 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हवा को अपने कानों से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इस बीच वास्तविक दुनिया की फेनिक लोमड़ी अपने कानों का उपयोग किसी और मकसद के लिए करती है, शरीर की गर्मी को ठंडा करने के लिए और एक बड़े सतह क्षेत्र पर फैलाने के लिए। और भले ही यह अभी भी कीड़ों और छोटी छिपकलियों के लिए डरावना हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि फेनिक लोमड़ी अपने पोकेमॉन वर्जन की डराने धमकाने की क्षमता से दूर दूर तक मेल खाती है। भाई इसका छोटा चेहरा तो देखो। क्या आप और भी किसी ऐसी रियल लाइफ जानवरों के बारे में जानते हैं जिनसे पोकेमॉन को इंस्पिरेशन मिली है, या कोई और जानवर है जो आपको लगता है कि पोकेमॉन की दुनिया में होना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।